गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? रिवाइज किया क्या आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जितना हमने क्लास में डिस्कस किया था? क्योंकि आगे का लिंक पिछले लेक्चर से हमेशा रहता है। हमने डिस्कस किया था चल रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने कैसे गोल्ड की फॉइल के साथ अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया, स्ट्राइक करवा के उन्होंने क्या कंक्लूड किया? ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। एंड ही वॉज द वन हु प्रेडिक्टेड अबाउट अनडिस्कवर्ड पार्टिकल्स इनसाइड एन एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। न्यूट्रॉन्स वर येट टू डिस्कवर। उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक और मास बॉडी पड़ी हुई है न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद। एंड क्योंकि वो बॉडी अभी अनडिस्कवर्ड थी, इन 1932 जॉन चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की। तब तक न्यूट्रॉन्स के बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो हमारे रदरफोर्ड, जिन्होंने ये प्रेडिक्शन की कि एक और अनडिस्कवर्ड पार्टिकल अभी पड़ा हुआ है, तो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर ऑलरेडी डिस्कवर्ड टिल रदरफोर्ड्स टाइम, बट neutrons were discovered bit later in 1932 by John Chadwick. उसकी बात करेंगे बेटे आज के लेक्चर में। अपार्ट फ्रॉम दैट रदरफोर्ड जी के क्या ड्रॉबैक्स बचे? काफी अच्छा काम इन्होंने किया। इवन देन यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स बचे। उन ड्रॉबैक्स को नजर में रखते हुए अगले साइंटिस्ट ने, दैट इज नील बोहर, उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट्स करके दी हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उस चीज के डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे। सो लेट्स हैव अ बिट फ्लैशबैक फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने गोल्ड फॉइल के साथ अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया था। गोल्ड सिंबल इज AU, atomic number is 79, atomic mass is about 198, it's 197 point something, so round off करके it's 198 grams, that is its atomic mass, ठीक है। इसके साथ अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितना? अल्फा पार्टिकल was considered parallel to helium. What is atomic number of helium? That is 2. What is its mass? That is 4. ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज 2 यूनिट, मास 4u, ठीक है। तो ये जाके जब स्ट्राइक कर रहे थे, क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के सामने आई? कुछ इस तरीके का गोल्ड फॉइल में एटम्स का पैटर्न रहा होगा बेटा। इस तरीके से एटम्स अगर पड़े हैं गोल्ड की फॉइल के अंदर, तो अल्फा पार्टिकल्स इधर से जा रहे थे विद हाई स्पीड। Their mass was pretty less as compared to mass of gold nucleus. न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल अगर यहां से जा रहे हैं, दे सेड के बहुत कम, 1 out of 20,000 particles they deflect back at an angle of 180 degree. मैक्सिमम पार्टिकल्स कैसे थे? जो बिना अपना रास्ता बदले सीधे निकल के चले गए। तो हमारे पास कंक्लूजन में क्या आया? कंक्लूजन में या ऑब्जर्वेशन में पहली चीज आई कि जो पॉजिटिव पार्ट है, दैट वाज नेम्ड एज न्यूक्लियस, is present at a very small place inside an atom. एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटी सी जगह पे पड़ा हुआ है, जो कि वाइल्ड उठा के दो वैल्यूज हमें दे देते हैं, दैट इज 10 raised to the power -14 मीटर है या उसका रेडियस, और यू कैन पिक अप 10 raised to the power -15, बट ज्यादातर ये वैल्यू उठाई जाती है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम, व्हिच इज, व्हाट इज साइज ऑफ एन एटम? साइज ऑफ एटम क्या कंसिडर किया हुआ है, क्या स्टडी की है साइज ऑफ एटम के रिगार्डिंग? क्या साइज है हमारे एटम का? दैट इज अबाउट 10 raised to the power -10 मीटर। मतलब के जो आपका न्यूक्लियस है
वो तकरीबन अगर इनका डिफरेंस निकालोगे दैट कम्स आउट टू बी 10⁵ 1,00,000 गुना एटम के साइज से छोटा है। ठीक है, कितना छोटा? अबाउट 1,00,000 times it's smaller than the size of an atom. For if you have taken a cork ball or a leather ball, आपने एक लेदर की बॉल ली, उसके आसपास 5 किलोमीटर का रेडियस कंसिडर करके आपने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, दिस इज एन एटम एंड दिस इज साइज ऑफ योर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा है बेटा साइज में एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये कंक्लूजन, ये ऑब्जर्वेशन किसके एक्सपेरिमेंट ने हमें दी? दैट इज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड सेड दैट जो पॉजिटिव सेंटर है जिसके अंदर प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं उसका साइज काफी छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ योर होल एटम। ठीक है, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या दिया बेटा? सेकेंडली ही सेड मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम क्या है? इज एम्प्टी। ठीक है, ये दूसरा रीजन। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आया। तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस जस्ट लाइक planets in the solar system. किसके साथ कोरिलेट किया? Just like planets in the solar system they are doing, just like planets in our solar system. सोलर सिस्टम में जैसे प्लैनेट्स सूरज के आसपास गोल गोल घूम रहे हैं, just like that electrons they are revolving around the positively charged nucleus. अब मुझे खुद सोच के बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? What could be the difference? क्या हमारे सूरज पे एंड प्लैनेट्स पे कोई चार्ज प्रेजेंट है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सभी पे क्या किसी पे चार्ज है? क्या सूरज पे चार्ज प्रेजेंट है? दे आर मास बॉडीज, फाइन। ठीक है, दे आर हैविंग मास बट दे डोंट कैरी एनी चार्ज। ठीक है, बट हमारा जो न्यूक्लियस है दैट इज अ पॉजिटिव सेंटर, वेयर इज योर इलेक्ट्रॉन्स आर दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखे क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक रह गया एंड जिसने इनिशिएट किया अगले साइंटिस्ट को इस कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए। ठीक है, ही कंक्लूडेड प्रिटी गुड, इनका काम बहुत अच्छा रहा। काफी कुछ इन्होंने ऐसा बताया जो अभी तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया था। न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने बताया न्यूक्लियॉन्स के बारे में इन्होंने बताया कि हमारे पास मैक्सिमम जगह एटम के अंदर खाली है, बट इनकी गलती कुछ यहाँ पे बची। इन्होंने अपने एटम के स्ट्रक्चर को सोलर सिस्टम के साथ कोरिलेट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास, जस्ट लाइक प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड सन इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, यहां से कमी आई। तो ये कमी क्या आई बेटा? व्हाट कुड बी द ड्रॉबैक्स? इंपॉर्टेंट है काफी ड्रॉबैक्स फॉर एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। ठीक है, ड्रॉबैक्स ही वो पार्ट होता है बेटा, ड्रॉबैक ही वो पार्ट होता है जो अगले साइंटिस्ट को इनिशिएट करता है उस कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए। पहला ड्रॉबैक ये ही था कि उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड सन। बट यहाँ पे दिक्कत क्या रही हो, वो कौन सा वर्ड इंट्रोड्यूस करना यहाँ पे भूल गए, दैट इज फिक्स्ड पाथ। उन्होंने फिक्स्ड पाथ वर्ड का जिक्र नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
न्यूक्लियस के आसपास एक फिक्स्ड पाथ में गोल गोल घूम रहे हैं। जस्ट दिस वर्ड वाज मिसिंग इन देयर कॉन्सेप्ट, ठीक है। एट दैट पर्टिकुलर टाइम मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, ये भी काफी रिनाउंड साइंटिस्ट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे काम कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। ही वॉज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर तो ये स्टेशनरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, तो ऑपोजिट चार्जेस, इसका तो इलेक्ट्रॉन का तो मास ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो एक चार्ज बॉडी जिसका मास ना मात्र के बराबर है, अगर वो स्टेशनरी है, तो विद इन नो टाइम इट मे गेट इनटू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है, जब कोई एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के आसपास गोल गोल घूम रही है बेटा, ठीक है, जब एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के आसपास गोल गोल घूम रही है, तो इस पे एक फोर्स एक्ट हो रही है। वो फोर्स इसे गोल घूमने के लिए मजबूर करेगी। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स रहती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि दो चार्ज बॉडीज के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, टू चार्ज्ड बॉडीज, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इस इलेक्ट्रॉन को किस चीज के लिए मजबूर करेगी? इसकी वजह से इस पे एक फोर्स एक्ट होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे ऐसी फोर्स एक्ट होगी जो इसको गोल घूमने पे मजबूर करेगी। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a reason behind centripetal force. What is centripetal force? Centripetal force की वजह से ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लीड्स टू सेंट्रीपीटल फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा। अब फिक्स्ड पाथवर्ड तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। जब ये इसके आसपास गोल घूमेगा, ऑपोजिट चार्जेस से अट्रैक्ट ईच अदर, ये गोल घूमता 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 अंदर की तरफ आना शुरू होगा एंड न्यूक्लियस के अंदर मर्ज हो जाएगा एंड एटम आपका खत्म। समझे? पहली चीज उन्होंने फिक्स्ड पाथवर्ड मिस किया, जो कि हमारे पास ये बताता है कि अगर फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, किन दो फोर्सेस की वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। अब गोल गोल घूमते घूमते फिक्स पाथ नहीं है, तो वो अंदर की तरफ आना शुरू होगा बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अंदर आके वो न्यूक्लियस के अंदर मर्ज अप होगा और एटम आपका खत्म। मोर ओवर जैसे जैसे वो अंदर की तरफ आएगा, इसमें से एनर्जी रेडिएट आउट होगी। अब ये एनर्जी क्यों रेडिएट आउट हो रही है, ये आपको तब समझ आएगा जब आप बोहर का कॉन्सेप्ट करोगे, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अंदर की तरफ आ रहा है, इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, बट वो एनर्जी रिलीज होते हुए एक्सपेरिमेंट्स में कहीं नजर नहीं आई, ठीक है। तो नील बोहर, जिन्होंने आपको एक्चुअली जो आप पढ़ते हो अभी छोटी क्लासेस में टिल 10th स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो आपको नील बोहर ने दिया, क्योंकि रदरफोर्ड इन्होंने बहुत अच्छा काम करने के बाद भी एक आध कमी इनकी रहेगी, विच इनिशिएटेड नील बोहर टू पिक अप द सेम कॉन्सेप्ट एंड वर्क ऑन इट। पहली कमी ये थी बेटा कि उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कोरिलेट किया विद द सोलर सिस्टम without considering, without thinking that electrons and nucleus, they are carrying charges, but your solar system containing sun in the center and planets, they do not carry any sort of a charge, ठीक है। तो हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट ये कि कोरिलेशन में हमारा एटम जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो रहा था, खत्म हो रहा था। दूसरा ड्रॉबैक बेटा, इन्होंने
जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे घूम के अंदर आ रहा है वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहां से कोई स्पेक्ट्रम नजर आना चाहिए था। उन्होंने इमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन, unable to explain about emission and absorption spectrum. What is spectrum, guys? About emission and absorption spectrum. स्पेक्ट्रम में वही हमारे वैब्यूर वाले 7 रंग रहते हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में भी बात करेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि रदरफोर्ड जी के 2 ड्रॉबैक्स मेजर, जिसकी वजह से अगले साइंटिस्ट को मौका मिला इस फील्ड में दोबारा काम करने का। उन्होंने ये 2 कमियां छोड़ी तो नील बोहर got the initiative to get into the scene and work further. बट उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। ठीक है, ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड के काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो कमी रहती है अगला साइंटिस्ट उठाता है और उस पर काम करता है। ठीक है बेटा, तो पिछली जो कमी के बेसिस पे काम शुरू होता है तो कमियां एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट रह जाती हैं यहाँ पे। अब पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स बेटा जी न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट थिंग, न्यूट्रॉन्स दे आर न्यूट्रल बॉडीज, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। इनका जो मास रहता है दैट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। हाउ मच मास दे कैरीज? अबाउट 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kgs, or it could be 1.6 into 10 raised to the power minus 24 grams. ठीक है, ये मास है, न्यूट्रल बॉडी है, मतलब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। किसने डिस्कवर किए? जॉन चैडविक इन 1932 अबाउट। ठीक है, जॉन चैडविक इन्होंने डिस्कवर किए इन 1932। ही वॉज गिवन नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी। ठीक है, एटम की बात कब से शुरू हो गई थी? डाल्टन 1800 में, मतलब एक पूरी सदी निकल गई, अभी तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। दिस वाज अ मेजर चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, जिसके लिए ही वाज अवॉर्डेड फॉर। नाउ जॉन चैडविक व्हाट ही वाज डूइंग, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के साथ ही इनका लिंक है। ये छोटे पार्टिकल्स जैसे कि बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया। ठीक है, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, सिंबल ही लिखते हैं। बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया। What is atomic number of beryllium? Hydrogen, helium, lithium, beryllium. Atomic number is how much? That is 4. ठीक है, what is atomic number of boron? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, that is 5. ठीक है, इसके साथ वो अल्फा पार्टिकल्स कौन है? हीलियम, जिनका एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना है बेटा? 2। मास कितना है? 4 यूनिट। इसके साथ अल्फा पार्टिकल्स को वो स्ट्राइक करवा रहे थे, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया यहां से? व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज 4 + 2 is 6। यहां से उनको एक बड़ा एटम मिल रहा था, दैट इज यहां से कौन मिलेगा? what is the atom which carries atomic number 6? क्योंकि 4 + 2 चार्जेस को ऐड कर रहे हो तो 6 बन रहा है, तो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है? कार्बन। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उनको यहां से बड़ा पार्टिकल तो मिल रहा था, बट साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल्स यहां से एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसका मास was parallel to the mass of proton, वो भी इजेक्ट आउट हो रहे थे यहाँ पे। जैसे यहां से कौन मिलेगा बेटा? 5 + 2 5 6 7। Who is having atomic number 7? That is nitrogen. But along with this, there were neutral particles
also ejecting out while he was bombarding these atoms with alpha particles. वो बेरिलियम बोरोन के एटम्स को अल्फा पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करवा रहे थे, तो उनका बड़े एलिमेंट्स के एटम्स तो मिल रहे थे, बट साथ में उस एक्सपेरिमेंट में कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी उन्हें बाहर निकलते हुए नजर आए, जिनका मास जब स्टडी किया गया तो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आया, बट उनपे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरीके से पता चला कि एटम के अंदर कुछ न्यूट्रल बॉडीज, न्यूट्रल पार्टिकल्स भी पड़े हुए हैं जो कि एटम के मास में योगदान डाल रहे हैं। ठीक है, तो द वे द न्यूट्रॉन्स दे वर डिस्कवर्ड इज दिस। ठीक है जी, तो ये न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई बेटा। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं जो इस चैप्टर में आपके लिए जरूरी है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं। द थिंग यू शुड नो, ठीक है, कोई भी एटम जो आप उठा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन ऑक्सीजन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? दैट इज 8। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन इज हैविंग? दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स उसके पास प्रोटॉन्स भी कितने होंगे गाइस? 8 प्रोटॉन। तो एक एटम में 3 चीजें बराबर रहती हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई और उठा लो, लेट्स टॉक अबाउट सोडियम। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। So how many electrons sodium will be having? 11 electrons. And how many protons it will be having? Protons will also be 11। हालांकि यहाँ पे अगर सोडियम आयनिक फॉर्म में तब्दील हो रहा है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे। इफ आई पिक अप Na पॉजिटिव, इसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, दैट विल स्टे 11 इटसेल्फ। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। बट प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, उनका काउंट यहाँ पे चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। क्लोरीन उठा लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17। How many electrons chlorine is having? 17 electrons it will be having. How many protons it will be having? 17 protons it will be having. But if chlorine, non-metals, they have the tendency to gain the electron. अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, दैट इज 17। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का काउंट हो जाएगा 18। बट प्रोटॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, प्रोटॉन्स का काउंट भी चेंज नहीं होगा, दैट विल स्टे 17 इटसेल्फ। तो एक एटम में एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड विद Z is equals to number of electrons is equals to number of protons। पहली चीज ये आपको पता चली। अगली चीज है बेटा हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी एलिमेंट की अगर आप बात करोगे एक्स वाई जेड, तो एटॉमिक मास हम ऊपर लिखते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर हम नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी आप रदरफोर्ड में गोल्ड की बात करके हटे हो, गोल्ड का सिंबल क्या है हमारे पास? दैट इज AU। ऊपर लिखेंगे 198 which represents A, that is atomic mass। नीचे लिखेंगे 79, what is 79? That's its atomic number। जितना atomic number उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स। what about atomic mass? atomic mass किसके बराबर होता है बेटा? atomic mass is equals to number of protons plus number of न्यूट्रॉन्स। मतलब के हमारे एटम का पूरा मास कहां पे कंसंट्रेटेड है? इनसाइड द न्यूक्लियस। होल मास ऑफ एन एटम is concentrated
is concentrated inside the nucleus of an एटम। पूरे का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है। आप यहां पे ये भी अपने माइंड में लेके आ सकती हो कि हमारे पास तो प्रोटॉन्स, what is size of your nucleus? 10 raised to the power minus 15 meters. This is the radius of your nucleus, which is pretty small. ठीक है, इसके अंदर ही कितने प्रोटॉन्स, 79 प्रोटॉन्स पड़े हैं बेटा। 79 ही अगर न्यूट्रॉन्स भी पड़े हुए हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। प्रोटॉन तो प्रोटॉन को धकेलना चाहिए पर नहीं, यहाँ पे हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो इन पार्टिकल्स को पकड़े रखे है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स इन पार्टिकल्स को पकड़े रखे हैं न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, छोटे से डिस्टेंस तक ही काम करती है, बट बीइंग इवन protons are carrying the similar charges, they repel each other. Even then these protons, they are lying inside the nucleus of an atom because of strong nuclear forces. ठीक है, तो हमारे पास पूरे का पूरा मास अगर एटम का डिस्कस करना हो आपको तो कहां पे पड़ा हुआ है, दैट इज लाइंग इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, और मास निकालने का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक मास is equal to number of protons plus number of neutrons। जैसे कि मेरे पास एटॉमिक मास अगर मुझे पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना, 16, बट इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने, इधर लेके आए माइनस करें, यू विल गेट योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो 16 minus 8 is equals to number of neutrons which came out to be 8 itself। ठीक है, तो तकरीबन ऐसा ही होता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट दिस इज नॉट 100% वैलिड। ठीक है, डोंट अप्लाई दिस फॉर एवरी एटम। ठीक है जी, तो हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि उस एटम के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, नॉट ऑन इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दे हैव नेग्लिजिबल मास 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kgs, which is almost negligible। ठीक है, तो एटम को मास कौन देता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नॉट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये टर्म हुई बेटा। इस टर्म के बाद लेट्स टॉक अबाउट आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, इनके बारे में साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, फिर ये चैप्टर में रह जाएगी। पर यहां से भी क्वेश्चन when you are appearing for your +1 school exams, definitely you may get your MCQ especially from isoelectronic species कि वो क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं of same element having same atomic number but different atomic masses। सेम एटॉमिक नंबर, अंडरलाइन क्या करो बेटा, जब भी नोट्स बनाते हो तो कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बहुत जरूरी हो जाता है। एटम्स सेम एलिमेंट के हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जैसे कि हाइड्रोजन के हमारे पास है तो हाइड्रोजन ही, सेम ही एटम हमारे पास के तीन अलग अलग, एक ही एलिमेंट के तीन अलग अलग एटम्स हमने उठाए, तीनों का एटॉमिक नंबर है सेम, बट एक का मास है 1, दूसरे का है 2, तीसरे का है 3। दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज ट्रीटियम। तो
तीन आइसोटोप्स हाइड्रोजन के, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट। सबसे हैवी इसमें से कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम के ट्रीटियम, डेफिनेटली जिसका मास ज्यादा, that is tritium. This is atomic mass, this is atomic number. Similarly, if I say I'm having two isotopes of carbon, that is carbon 12 and carbon 14. Carbon 14 is present inside living organisms, from which the scientists they can judge the lifespan of living organism by carbon dating. ठीक है, तो कार्बन 14, कार्बन 12, दो आइसोटोप्स है कार्बन के, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम ही है। ठीक है बेटा, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। सिमिलरली वी आर हैविंग अनदर टर्म दैट इज आइसोबार्स। व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स, isobars are atoms of different elements, atoms of different elements having different atomic number। ऑब्वियसली डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही रहेगा। हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, तो क्या बने बेटा? आइसोबार्स हमारे पास। व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ सेम डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स। फॉर इफ यू हैव टेकन आर्गन एंड यू हैव टेकन योर पोटेशियम, यू हैव टेकन योर कैल्शियम। ठीक है, आपने तीन अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स उठा लिए। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना? 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम इज 20। ठीक है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, तीन अलग अलग एलिमेंट्स के आपने डिफरेंट एटम्स उठाए जिनका एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट व्हाट? सेम एटॉमिक मास। सभी का एटॉमिक मास इज सेम। ऐसे एटम्स को क्या बोला जाता? वी कॉल देम एज आइसोबार्स। सो व्हाट आर आइसोबार्स? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मासेस आर आइसोबार्स। आइसोटोप्स हो गए, आइसोबार्स हो गए। नाउ कम्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यहां से पूरे चांसेस, 100% चांसेस, चाहे एक नंबर का क्वेश्चन भी क्यों ना आए, यू विल डेफिनेटली गेट क्वेश्चन फ्रॉम हियर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हाँ जी बेटा, आइसो का मतलब क्या होता है वैसे? सेम। इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन्स का काउंट, ठीक है, तो हमारे पास ऐसी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का काउंट सेम हो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का काउंट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं उठा लेती हूं यहां पे एज एन एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। हमारे पास लेट्स पिक अप और ऑक्सीजन के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देन लेट्स पिक अप नियॉन। लेट्स टॉक अबाउट दैट इज सोडियम। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर बेटा मैं लिख दूं O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास 8 हैं, 2 इसने गेन कर लिए, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इटसेल्फ। ठीक है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे बेटा, इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं साथ में उठाऊं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12।
अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10। तो ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का काउंट सेम हो आर सेड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक डिस्कशन भी हुई, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, ये मेजर कॉन्सेप्ट्स में हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए। अब भी चलते हैं अपने एक्चुअल मेजर टॉपिक पे, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा कॉमन है जी। वो अगला स्ट्रक्चर हमें मॉडिफाई करके किसने दिया? बोहर्स, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर दिया हमें नील बोहर, जिन्होंने ये काम रदरफोर्ड के 2 ड्रॉबैक स्टडी करने के बाद इस चीज पे काम शुरू किया। ठीक है, तो हमारे पास बोहर्स मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। वो क्या पोस्टुलेट्स हैं बेटा? द फर्स्ट वन इज, इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास एटम के अंदर एक छोटी सी ऐसी जगह है जहां पे हमारा पूरा पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, सो ही सेड दैट positive charge inside an atom lies at a very small space called nucleus. Positive charge is present at a very small space inside an atom called nucleus। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो पढ़ा ही पड़ा, साथ में पूरे एटम का मास इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी हमें पता है। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने कही, सिर्फ वो ही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके बराबर है? h अपॉन 2 पाई के बराबर। ठीक है, ओनली दोज ऑर्बिट्स are possible in which angular momentum कैपिटल L से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ an electron is equal to h upon 2 pi। सिर्फ वो ही ऑर्बिट्स पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आपका इलेक्ट्रॉन मुंह उठा के कहीं मर्जी घूमने जा रहा है, कहीं पे भी ऑर्बिट बना दोगे। नो, सिर्फ वहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर में पी किसके बराबर? मास इनटू व्हाट इज momentum, that is a product of mass and velocity. Mass is a constant term, that means it's a क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r वेक्टर एंड v वेक्टर। तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो एंगुलर मोमेंटम का तो किसके बराबर आएगा बेटा? दैट इज mvr, एंगुलर मोमेंटम। जब कोई चीज
सीधी ट्रेवल कर रही है उसका मोमेंटम होता है p, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। वो ही चीज अगर सीधे ना जाते हुए गोल घूम रही है उस टाइम कौन सा मोमेंटम हमारे पास आता है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज इट्स एंगल इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। तो एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, MVR इज एंगुलर मोमेंटम। उन्होंने कहा सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है, ऐसा नहीं मुंह उठा के कहीं मर्जी ऑर्बिट आप बना दोगे, वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की किसके बराबर है, दैट इज योर L इज इक्वल्स टू किसके बराबर, दैट इज h अपॉन 2 पाए। ठीक है, h अपॉन 2 पाए। अब हमारे पास ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया एज अ स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी एनर्जी लेवल। बहुत एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ में गोल गोल घूम रहा है, उन्होंने इन ऑर्बिट्स को एक और नाम दिया स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। ठीक है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल उन्होंने नाम दिया, या फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ना वो अंदर आ रहा है ना वो बाहर जा रहा है, उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी उस टाइम। ठीक है, इन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम भी दिया। अगर आपका ऑर्बिट नंबर 1 है, पहली शेल में आपका इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूम रहा है, उसको उन्होंने नाम दिया के शेल। ठीक है, दैट इज के शेल। अगर सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है एल, सिमिलरली एन, के, एल, एम, एन, सो ऑन, फॉर विच वैल्यूज आर इंटेग्रल 1 2 3 4, इट्स नेवर फ्रैक्शनल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब अपने ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, उसकी एनर्जी भी फिक्स रहेगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी आपके इलेक्ट्रॉन की। ना वो अपना घर छोड़ के बाहर जा रहा है, ना बाहर से अंदर आ रहा है, वो अपने ही ट्रैक में गोल गोल अगर घूम रहा है, उसके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी। कितनी रहेगी थोड़ी देर में निकालते हैं। अभी आप ये समझो, उन्होंने टर्म दी ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या है? स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स या फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। वो ही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके बराबर, h अपॉन 2 पाई। अब हमारे पास कौन सी चीज यहां पे मिसिंग है? ये तो हमारे पास आ गया वैल्यू, बट कौन से ऑर्बिट के अंदर कितना मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी हम करके हटे हैं, दैट इज MVR। किसके बराबर बेटा? MVR। MVR इज इक्वल टू, यहां पे डालें n h अपॉन 2 पाई। n is representing what? n is representing some integral value, कि क्या आपका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, दूसरे में घूम रहा है, तीसरे में घूम रहा है, चौथे में घूम रहा है। n कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी एन इंटेग्रल फॉर्म। ठीक है, तो ऑर्बिट या तो पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 1/4 ऑर्बिट में घूम रहा है या 1/3 ऑर्बिट में घूम रहा है। इट विल नेवर बी हैविंग अ फ्रैक्शनल वैल्यू। तो वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके बराबर, NH अपॉन 2 पाए। H क्या है? दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इन फॉर्मूलाज को प्लीज हाईलाइट करते रहें, क्योंकि इन्हीं को यूज करके हमने यहाँ पे ऑर्बिट्स का रेडियस, ऑर्बिट्स में घूमते इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, उनकी एनर्जी, सारी चीजें इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास पहला फॉर्मूला, ऐसा करते हैं एक शीट पे हम सारे फॉर्मूले लिखते जाते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपके पास आया, दैट इज MVR is equals to NH upon 2 pi. This is your angular momentum. And what is H? H is Planck's constant. ठीक है, वैल्यू कितनी बेटा? 6.6
into 10 raised to the power minus 34. It has a fixed value. तो पहला फॉर्मूला ये आया हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट। तो हमारे पास बोहर जी ने बोला सिर्फ वो ही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी, दैट इज एन एच अपॉन 2 पाई। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एन डिपेंड करेगा पहला ऑर्बिट है, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट जो उन्होंने दिया, तीसरे पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल घूम रहा है, इस पे साइमल्टेनियसली दो फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। वो कौन सी फोर्सेस हैं बेटा? एक ऐसी फोर्स जो इसको गोल घूमने में हेल्प कर रही है, एक ऐसी फोर्स जो इसको फिक्स्ड पाथ में इसी पाथ में, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कभी बाहर चला गया कभी अंदर आ गया, फिक्स्ड पाथ में घूमने पे मजबूर कर रही है। एक इसको कौन सा सर्कुलर पाथ दे रही है। ठीक है, ऐसी दो फोर्सेस इस पे साइमल्टेनियसली एक्ट हो रही हैं जिसकी वजह से ना तो इसकी एनर्जी चेंज हो रही है, ना ये अंदर बाहर जा रहा है, अपने ही ट्रैक में गोल गोल घूम रहा है। ये दो कौन सी फोर्सेस साइमल्टेनियसली इस पे एक्ट हो रही है? द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसी फोर्स जो इसको फिक्स्ड पाथ दे रही है, विच इज फर्दर इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इसको गोल घूमने पे मजबूर कर रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी याद करो कि क्या फॉर्मूला होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता जुलता ही इसका फॉर्मूला रहता है। किसके बराबर होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R यहाँ पे क्या होगा? R डिपेंड करेगा पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, उसका रेडियस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। व्हाट इज योर R? R is the distance of electron from nucleus, एंड व्हाट इज योर एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट की फिक्स वैल्यू होती है यहाँ पे कितनी? दैट इज 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। +2 में पूरी डिटेल में डिस्कस करोगे, अभी ऐसा याद करो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, electrical permittivity of free space, वैल्यू कितनी? 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। ठीक है, Q1 Q2 कौन है बेटा जी? यहाँ पे Q1 सपोज हमारे पास चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, देन व्हाट विल बी योर Q2? चार्ज ऑन योर न्यूक्लियस। योर Q2 विल बी चार्ज on nucleus, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है बेटा? जितने उसके पास प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हो? Z से। Ze is your charge on your nucleus। Q1 पता लग गया, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। Q2 पता लग गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट पता लग गया हमें, 4 और पाई फिक्स क्वांटिटीज हैं, विच इज फर्दर इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है? दैट इज mv² अपॉन r, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, mv² अपॉन r। ठीक है, दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको कई जगह पे k भी डाल देते हैं, k भी, क्योंकि सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। सॉल्व करने के बाद 4 पाई कितना होता है? 22/7 या 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। सभी वैल्यूज को पुट इन करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9।
ठीक है, इसको K भी लिख दिया जाता है। Q1 हमारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, Q2 हमारा चार्ज ऑन न्यूक्लियस है, R इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसकी आप बात करोगे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये हमारे पास अगला फॉर्मूला निकल के सामने आया। इसको पूरा लिखने के बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह पे डालो E, Q2 की जगह पे डालो बेटा ZE, नीचे है R स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बेटा जी mv स्क्वायर अपॉन R विच इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ही पाथ पे गोल गोल घूम रहा है, वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगला फॉर्मूला ये, इसको भी हम लिख लेते हैं जहां पे हमने अपना पहला फॉर्मूला डाला था। सो सेकेंड वन विच वी हैव गॉट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z इंटू E बन गया E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R। सभी चीजों की डिस्क्रिप्शन आपको ऑलरेडी दे दिया मैंने कि कौन कौन क्या क्या है। तो दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। हमने यहाँ पे 3 पोस्टुलेट डिस्कस किए, पहला कि न्यूक्लियस है, दूसरा वो ही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके बराबर, h अपॉन NH अपॉन 2 पाई, तीसरा दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होती है ताकि वो अपने फिक्स पाथ में गोल गोल घूमता रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू योर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो दो फॉर्मूले जो अहम हमारे पास आए, इन्हीं को यूज करके हम फर्दर आगे फाइंड आउट करेंगे रेडियस ऑफ योर ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है। ठीक है, सो अगली चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस। इसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा जी हमारे पास जो दो फॉर्मूले आ चुके हैं उन्हीं का यूज करेंगे। दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पे पहला आया था हमारे पास दैट वाज mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, पहला फॉर्मूला ये था बेटा। दूसरा क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये था। अब हमें क्या करना है, यहां से रेडियस निकालने के लिए इक्वेशन 1 का स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, स्क्वेयरिंग बोथ sides of equation 1 and then dividing that equation with equation 2 and then dividing that equation with इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा जी करो फिर सोल्व। पहली इक्वेशन की अगर स्क्वेयरिंग करोगे, पहली इक्वेशन थी हमारे पास क्या, दैट इज mvr, m स्क्वेयर v स्क्वेयर r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर अपॉन 2 स्क्वेयर मीन्स 4 एंड पाई स्क्वेयर। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3। पहली इक्वेशन की आपने की स्क्वेयरिंग, पहली इक्वेशन थी बेटा ये, उसकी कर दी आपने स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करने के बाद इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से आपने क्या करना है, डिवाइड। तो जो कट